सो हेलो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी फर्स्ट राइट की पोइट्री द ट्रीज विच इज़ रिटन बाय एड्रिन रिच। एंड थोड़ी सी फिलोसफिकल पोइट्री है और पोइट्री को समझने में स्टूडेंट्स को हमेशा थोड़ा सा इशू आता है एंड दैट इज़ द रीज़न मैं अभी ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द थीम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट्री एंड देन उसके बाद में स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको उसका पूरा मीनिंग एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दी पोइटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड। सो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके बोर्ड्स के पहले रिविजन के लिए। वीडियो ध्यान से देखें एंड विल जस्ट स्टार्ट विद द थीम एंड इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एड्रिन रिच जो है वो एक फेमिनिस्ट पोइटिस थी। तो उनकी पोइट्रीज़ में फेमिनिज़म का एक स्पिरिट, एक फेमिनिज़म का एसेंस हमेशा दिखा करता था। और इस पोइट्री में भी उन्होंने क्या करा है, वुमेन्स को कंपेयर करा है ट्रीज़ का। ओके, ट्रीज़ आर एन मेटाफर फॉर वुमेन। दैट मीन्स व्हाट कि ट्रीज़ और वुमेन को उन्होंने बिल्कुल उनकी सिमिलैरिटीज़ कंपेयर कर दी हैं इस पूरी पोइट्री के अंदर। जैसे कि ट्रीज़ दिखाएंगे कि कैसे अपने जड़ों की से पूरा ताकत लगाता है, पूरी रूट्स से दम लगाते हैं टू कम आउट ऑफ देयर होम्स। इन अ सिमिलर मैनर जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, दे आर ट्राइंग, दे आर गिविंग देयर 100%, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्फ कि अभी वो भी समाज के दायरों से, समाज की जो बंदिशें थी उनके ऊपर, उससे निकल के आए। क्योंकि जिस टाइम पे ये पोइट्रीज दिखा करती थी एड्रिन रिच, उस समय ना आज की जैसी कंडीशंस नहीं थी। वुमेन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता था, वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा बंदिशों में रखा जाता था, चार दीवारी में रखा जाता था। एंड दैट इज़ द रीज़न, एंड दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड वाइड। सो इसीलिए ना फेमिनिस्ट पोइट्रीज को इस तरीके की पोइट्रीज लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। So you can even read, I have written in the second point, Andrew Rich compares the tree to women. She highlights the desire of women to be free and go out in the open. तो यहाँ पे उनके डिज़ायर्स को, वुमेन के डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बताया गया है कि कैसे वो बाहर जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं वर्ल्ड को। एंड द ट्रीज वॉन्ट टू फ्री दमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड गो इन द ओपन फॉरेस्ट। सिमिलरली जैसे कि एक पेड़ को इसमें उन्होंने बताया है, वो पेड़ के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ द ट्री, शी इज़ टेलिंग दी लाइक डिज़ायर्स ऑफ द वुमेन कि जैसे पेड़ अपने दीवारों को तोड़ के रूट्स के थ्रू से बाहर निकलना चाहता है और ओपन फॉरेस्ट में जाना चाहता है, वैसे ही जो वुमेन है वो भी सिर्फ घर में नहीं रहना चाहती हैं, आउटसाइड दे वांट टू गो एंड एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड। They are crammed in the house and their feelings can be felt and heard by the poet. Okay, so the feelings of the woman, it can be heard by the poetess Edwin Rich. Moving further, we'll start with the stanza. Stanza 1, it's written, the tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यस, ये नई मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, नए दिन की शुरुआत हो रही है, जब ट्रीज़ अभी जो अंदर थे, जिनको कैद करके रख रखा था और जिनकी जो रूट्स थी वो पूरे प्रेशर लगा रही थी टू मूव आउट, दे वांट टू मूव आउट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या है, बाहर की दुनिया। तो पेड़ नहीं चाहता है कमरे के अंदर रहे, पेड़ को नहीं चाहिए कि आप उसको घर के अंदर कैद करके रखो। सिमिलर कंडीशन इज विद वुमेन, दे डोंट वांट टू लिव इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस। और पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ बोल रही हैं, वो चाहती हैं कि बाहर निकलें। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, दैट सोसाइटी जिसमें फादर्स का, ब्रदर्स का, मेल डोमिनेट जो सोसाइटी हुआ करती थी, वो लोग रूल करते थे, उसको हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पे पेड़ भी बाहर निकलना चाहते हैं अपने कमरों से, वुमेन्स भी बाहर निकलना चाह रही हैं, वुमेन नहीं चाहती हैं कि उनको ऊपर बंदिशें रहे। नाउ दे वांट टू फ्री देमसेल्फ, ओके, बिकॉज दे हैव हील्ड। हील्ड का मतलब क्या होता है, हील का मतलब होता है अपने आप को सही कर लेना। तो देखिए, अगर आप इसमें पढ़ते हैं, मैंने थर्ड लाइन में लिख रखा है, फीमेल्स हु हैव हील्ड देमसेल्फ एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स इनटू द फॉरेस्ट टू फुलफिल द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विथ मैनकाइंड। तो फीमेल्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, देखो, नेचर को, फीमेल को, वुमेन को एक साथ कंपेयर करा है, क्योंकि दोनों का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, नर्चर करना। नेचर भी नर्चर करता है और जो मदर्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो भी नर्चर करती हैं। तो मैनकाइंड को, पूरी समाज को, पूरे मानवता को जो अगर बचा के रख सकता है तो वो नेचर और वुमेन है, ओके। और जो फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मेनी डेज बट सून विल बी फुल ऑफ एंड ब्राइट। इसका मतलब क्या है कि अभी तक, जब तक उन पर पूरी बंदिशें लगा के रखी गई थी, उन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, तब तक वो एम्प्टी थे, खाली थे। लेकिन अभी जैसे पेड़ जा रहे हैं बाहर फॉरेस्ट में, वैसे नाउ द वुमेन वांटेड टू मूव आउट, दे वांट टू मार्च आउटसाइड।
एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, इसका मतलब क्या है, सन के तो फीट होते नहीं है, लेकिन सन की जो रेज है उनको पोइट ने फीट की तरह माना है। तो बोला है कि जब पेड़ हरा भरा होगा, जब पूरा जंगल होगा, तो जो उसके फीट हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी शेडो, मतलब उनके फीट नीचे नहीं आ पाएंगे, शेड उनको पेड़ रोक लेंगे, जो रेज हैं उनको पेड़, बड़े बड़े जंगल रोक लेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तो तभी होगा ना जब बिग फॉरेस्ट होंगे, ऐसा तो तभी होगा जब वुमेन्स को आज़ादी मिलेगी बाहर निकलने की। अगर फॉरेस्ट ही नहीं है तो फिर सन कैसे अपने फीट को बरी करेगा शेडो के अंदर। ओके, तो नेचर के जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे एड्रीन रिच ने यहाँ पे अपनी पोइट्री के अंदर पूरा पूरा लगाने की कोशिश करी है कि हर तरीके से आपको बता सके। सीधे नहीं बोल के इसको हम फिलोसफिकली बोलते हैं कि फिलोसफिकल तरीके से आपको समझाई गई है पोइट्री। नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टैंजा 1, मूविंग टू स्टैंजा 2। All night the root worked to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strained towards the glass, small twigs stiff with exertion, long craft bows shuffling under the roof like newly discharged patient, like half-dazed moving to the clinic doors. So now in second stanza we see that even the roots, the small twigs, they all are trying hard. ठीक है, चाहे रूट्स हो चाहे छोटे छोटे पौधे हों, सब एकदम पूरा अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं, पूरा अपना दम लगा रहे हैं किस चीज़ के लिए कि वो वरांडा, भले ही उनको वरांडा फ्लोर को क्रैक करना पड़े पर हम बाहर आएंगे। सिमिलर कंडीशन वुमेंस की है, उनको कितना भी अगेंस्ट जाना पड़े, कितना भी उन लोगों को अपनी जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें मैन डोमिनेट कर रहे हैं, भले ही उनके खिलाफ कितनी भी बगावत करनी पड़े, रिवॉल्ट करना पड़े, पर वो कर रही हैं क्यों, अपने राइट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कई सालों से गलत होते आ रहा है, वुमेंस के साथ में उनको बेसिक राइट्स नहीं दे रहे, तो वो अपनी उन राइट्स की डिमांड कर रही हैं। और यहाँ पे वैसे ही डिमांड करते हुए पौधों को, पेड़ पौधों को, ट्रीज़ को दिखाया गया है। एंड इसीलिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पे द लीव स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। अब जो पत्तियाँ हैं वो भी स्ट्रेन कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, दम लगा रही हैं ग्लास की तरफ जाए, बिकॉज ग्लास क्या है, ग्लास वो दरवाज़ा है, ग्लास वो जगह है, एग्जिट है जहाँ से वो आउटर वर्ल्ड में जा सकती हैं। ठीक है, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो ट्विग्स हैं, बेलें हैं, वो भी एक्सर्शन से मुड़ चुकी हैं। ठीक है, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकावट होता है, पूरी कोशिश कर लेना होता है, एक्सर्ट कर देना, तो उन्होंने भी पूरा एक्सर्शन कर लिया, उसकी वजह से वो टर्न हो गई हैं, मुड़ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ, और क्रैम्प्ड बो का मतलब क्या है, क्रैम्प होना, जिसमें रिस्ट्रिक्शन कर देना। बोस का मतलब होता है ब्रांचेस, तो एक रूफ के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो सब शफल हो गई हैं, सब मिक्स हो चुकी हैं। सबकी इच्छा क्या है, अपने आप को फ्री कर लेना, इन सोसाइटल प्रेशर से बाहर आना। द ऑल वुमेन वांट द सेम थिंग, वेदर दैट इज़ अ स्मॉल गर्ल, अ लिटिल गर्ल और एन ओल्ड वुमेन, सबको इक्वल राइट्स चाहिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो अभी यहाँ पे क्या करा गया, उनको कंपेयर करा गया वुमेन्स की कंडीशन को, ट्रीज़ की कंडीशन को। सिमिली है ये एक पेशेंट की तरह जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि बिल्कुल डिस्चार्ज हुए पेशेंट की इच्छा होती है वो तुरंत अपने घर चले जाए। एंड भले ही वो हाफ डेज्ड हो, आधी नींदों में हो, उसको पूरा होश नहीं हो, वो कॉन्शियस में पूरा नहीं हो, चाहे वो क्लिनिक के डोर से टकरा रहा हो, चाहे वो किसी और चीज़ से स्टम्बल कर रहा हो, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ किस चीज़ से मतलब है कि उसको अपनी जो न्यूली जो फ्रीडम मिली है उसको जल्दी से जल्दी पाना है। दैट इज़ वॉट द पेशेंट वॉन्ट। इन द सिमिलर मैनर वुमेन, द ट्रीज, दे बोथ वॉन्ट टू गो आउट, ओके, वेदर दे आर हाफ डेज, चाहे कितना भी कंडीशन ख़राब हो, कितने भी एफर्ट डालने हो, लेकिन इस फ्रीडम को हमें एंजॉय करना है। दिस इज़ वॉट द पोइट वॉन्टेड टू से इन दीज लाइन्स। आई होप ये आपके अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, I sit inside, door open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. यहाँ पे आए कौन है, यहाँ पे जो आए रेफ़र करा गया है वो एड्रीन रिच है, आपकी पोइटेस जिन्होंने पोइट्री लिखी है। तो कहती है कि मैं वरांडा में बैठी हूँ, जाके दरवाजे खुले हैं और मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, लेकिन उन लेटर्स के अंदर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ उन फॉरेस्ट का मूव करने का, वो जो पेड़ पौधे जा रहे हैं, मैं अपने उन लेटर्स में उन चीज़ों को नहीं लिख रही हूँ। दैट मीन्स शी इज़ नॉट मेकिंग बिग एफर्ट्स राइट नाउ। वो अपना कुछ बहुत ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही है, जब तक कि वो सीरियसली जो वुमेन्स हैं उनको उनके पूरे राइट्स नहीं मिल जाते हैं। She says that night is very clear, she can see the complete moon which is shining, and the smell of leaves and lichens is like a voice that is yelling and expressing a desire for freedom that confines of the house. इसका मतलब क्या है, अभी उनको वो जो बाकी की वुमेन है उन सब की आवाज़ें आ रही हैं, उन सबको पता है कि उन सब की एक ही इच्छा है, उन सब की एक ही चाह है, और वो क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम द मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी।
सो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे क्या है आपकी पोइटेस ने क्या कहना चाहा है स्टांजा के अंदर. Moving on the last stanza, I think. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. फुल ऑफ विस्पर्स मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं अभी उनके दिमाग में और शायद इन सवालों के जवाब उनको कल मिल जाएं, ऐसा आपकी पोइट्स कहती हैं. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब सी अभी चेंजेस आ रहे हैं. देखो दरवाज़ा टूट रहा है, देखो ग्लास टूट रहा है, यानी कि देखो समाज अब बदल रहा है, सोसाइटी अब चेंज हो रही है. वुमेन्स आर नॉट सेम, दे आर नॉट मीक एनी मोर. जैसे पहले मीक होती थी, कमज़ोर होती थी, अभी वैसी नहीं है. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. स्टम्बलिंग का मतलब ट्रिपिंग फॉरवर्ड. स्टम्बलिंग सीधे ना चल पा रहा, लड़खड़ाना. वुमेन्स भले ही लड़खड़ा रही हैं, भले ही गिर रही हैं, बट स्टिल दे आर मूविंग फॉरवर्ड. ये शो करता है उनकी करेज को कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है सोसाइटी से लड़ने की. उनके ऊपर कई प्रेशर लगाए जाते हैं, कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, फिर भी देखो वो स्टम्बल करते हुए भी फॉरवर्ड आगे बढ़ रही हैं. इनटू दी नाइट. इनटू दी नाइट का मतलब है आगे की वर्ल्ड में जहाँ पे उनको कोई ब्राइटनेस अभी नहीं दिख रही है. नाइट है, अंधेरा है, बट स्टिल दे आर वेरी फर्म अपने उसके अंदर. अपने उन्होंने जो डिसीजन दिया उसके ऊपर बनी हुई है कि हमने आगे जाना है एंड वी हैव टू गेट अ फ्रीडम. विंड रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब ये जो पिक्चर मैंने लगा रखी है इसको आप ध्यान से देखें कि कैसे ये जो पेड़ है ये ओक ट्री है और इसने मून को इस तरीके से कवर कर लिया है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो मून के टुकड़े हो गए हों. और जो मून के टुकड़े हैं उसको उसने ग्लास के टुकड़ों से कंपेयर करा है. और क्या बोला यहाँ पे कि ये जो पीसेस हैं छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है कि वो क्राउन है ओक ट्री के, जैसे ओक ट्री को क्राउन पहना दिया हो. ओके, तो ये इमेजिनेशन है पोइटेस की, इसको हम इमेजिनी बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट द टॉल ट्री स्टैंड स्ट्रेट इन द फॉरेस्ट, इट्स ब्रांचेस कवर द मून ड्यू टू विच इट लुक्स लाइक अ ब्रोकन मिरर. सो सी ये जो पेड़ है इसकी ब्रांचेस कैसा लगती हैं जैसे मून को इस तरीके से कर रखा है जैसे कि वो कोई टूटा हुआ मिरर हो. द ब्रोकन पीसेज ऑफ द मून सीम्स लाइक अ क्राउन टू द टॉलेस्ट ओक ट्री. मैंने अभी अभी आपको समझाया है. और हर वो जो पीसेज हैं छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो कैसे दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं मानो वो उस ओक ट्री के क्राउन हो, उसके ऊपर सर के ऊपर जो क्राउन लगाते हैं वो उनका मुकुट हो. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये. नाउ विल डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड इन द पोइट्री. सो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन के कैरेक्टर्स दे देते हैं, ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दे देते हैं. जैसे कि हमने सबसे पहले स्टांजास में पढ़ा था सन बरी इट्स फीट. तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई करा है. भाई सन तो नॉन लिविंग है ना, उसके कैसे फीट होंगे, वो अपने पैरों को कैसे बरी करेगा, कैसे गाड़ेगा अपने पैरों को. तो ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. देन वील डिस्कस दी एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है जब रिपीटिशन होती है वर्ड्स के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्लॉजेस के अंदर, किसी भी फ्रेजेस के अंदर, बिगनिंग के अंदर, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं. तो देखिए नीचे जैसे नो वर्ड जो है वो दो दो बार यूज़ करा गया है. नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो. तो यहाँ पे देखो जो नो है दो बार यूज़ करा गया है और ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है. नाउ अगेन पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिर से वही है कि नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन कैरेक्टर्स दिए गए हैं. जैसे स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन. तो ये एक्सर्शन का मतलब थकान होता है. अब थकान तो इंसान को ही होगी ना, या लिविंग बींग्स को ही होगी. नॉन लिविंग चीज़ को कैसे थकान हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है स्टिफ विथ एक्सर्शन. मतलब वो यहाँ पे अकड़ गए हैं, स्टिफ हो गए हैं. किस चीज़ से, एक्सर्शन से, थकावट से. जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं, जो छोटे छोटे बेलें हैं, पौधे हैं, वो भी थकान से स्टिफ हो चुके हैं. और सेम उसी में दिख रखा है लॉन्ग क्राम्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ. अब बो का मतलब भी मैंने आपको पेड़ बताया था. तो क्राम्प तो ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ठीक है. अभी उनमें कैसे बो क्रैम्प्स आ सकते हैं, बट दे आर शफलिंग अंडर द रूफ, दे आर मिक्सिंग अंडर द रूफ. तो यहाँ पे जो क्रैम्प है, जो शफलिंग है, इसकी वजह से इनको भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जो ह्यूमन बींग्स के होता है. ये एक्सर्शन, थकान, क्रैम्प आना, ये ह्यूमन बींग्स का एट्रीब्यूट्स है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. देन देर इज़ अ सिमिली विच इज़ यूज इन द पोइट्री. सिमिली आप सब जानते हैं. सिमिली का अंदर क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं सीधे सीधे. तो यहाँ पे देखिए कैसे ट्रीज को कंपेयर करा गया है पेशेंट से, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. तो सिमिली का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. लाइक से, एज से, इन वर्ड से जब हम यूज़ करते हैं तो उसके सिमिली बोलते हैं. जैसे एज ब्यूटीफुल एज मून, एज ब्यूटीफुल एज पर्ल, ओके, एज ब्रेव एज अ लॉयन. तो ये एज, लाइक, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सिमिली को
यहाँ पे बताते हैं, और यहाँ पे कंपेयर करा गया है डिस्चार्ज नए नए पेशेंट से कंपेयर करा है जिसको अपनी फ्रीडम चाहिए तुरंत। और दूसरा यहाँ पे जो सिमिली है वो है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून को किससे कंपेयर कर दिया है? मिरर से, कि मून वैसे टूट गया है जैसे कोई मिरर टूट जाता है, तो मून इज कंपेयर टू अ मिरर। नाउ वी हैव इवन एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन के अंदर होता है कि जब सेम लेटर से जो वर्ड्स हैं पास पास वाले वो स्टार्ट हो रहे हो, ओके, द वर्ड्स विच आर क्लोज टुगेदर दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। उनका जो साउंड होना चाहिए वो सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए। जैसे लॉन्ग लेटर्स, तो एल एल एन दोनों के अंदर यूज हुआ है। फॉरेस्ट फ्रॉम, एफ एन एफ। देन स्काई स्टिल, दोनों में एस एस। एंड देन लीव्स एंड लिचन, तो दोनों में अगेन एल एन एल। तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो फिगर ऑफ स्पीच आप लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच। एंड बस इतना ही था हमारे वीडियो के अंदर यहाँ पे आज तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो आपको आपके इश्यूज़ हैं, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।